हम देख रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। इसके बारे में अनुच्छेद 63 में बताया गया है। यह जो है ये पदेन सभापति होता है किसका, राज्यसभा का, यानी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कहलाता है। अगर किसी को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाता है तो वो अपने आप ही राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है। यानी राज्यसभा का जो पदेन सभापति है, ना उसका सिलेक्शन होता है, ना उसका इलेक्शन होता है, ना उसे नॉमिनेट किया जाता है, ना उसे अपॉइंट किया। लेकिन जो उपराष्ट्रपति उसका इलेक्शन होता है, उपराष्ट्रपति को इलेक्शन होता है, वो अपने आप राज्यसभा का सभापति बन जाता है। इसके अलावा इसका दूसरा काम रहता है ये एक्टिंग प्रेसिडेंट, यानी जब अगर प्रेसिडेंट अपने पद से हटता है तो उसकी जगह ये कार्य संभालेगा प्रेसिडेंट का, आर्टिकल 65 के अनुसार। और प्रेसिडेंट के बाद अगर कार्य संभालना है तो वाइस प्रेसिडेंट, वो भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी नहीं तो सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो वाइस प्रेसिडेंट जो सभापति होता है राज्यसभा का, वो आर्टिकल 64 में दिया गया है। और वाइस प्रेसिडेंट का ये सोर्स जो हमने लिया है वो यूएसए से लिया है। आर्टिकल 100 में दिया है, कोरम की बात की है, यानी कि जो एक सत्र को चलाने के लिए 1/10 मेंबर होना चाहिए, वो इस कोरम की बात की है की है आर्टिकल 100 में। और इसी में बात की है सदनों में साधारण मत की, यानी जो साधारण मत जो होंगे, जो वोटिंग होगी सदनों में, वो सब उसके मेंबर करेंगे। उसके जो स्पीकर हैं वो नहीं कर सकते अगर वो उसके मेंबर नहीं है तो। और लेकिन जो निर्णायक मत है, तो निर्णायक मत है वो अगर उन दोनों सदनों के जो स्पीकर हैं वो कर सकते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। तो जब जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता लेकिन उसका चेयरमैन होता है, तो अगर वोटिंग करना है तो राज्यसभा के मेंबर वोटिंग करेंगे। लेकिन अब स्थिति ऐसी फंस जाती है कि बराबर का मत फंस चुका है, यहाँ भी 50 है यहाँ भी 50, तो अब एक निर्णायक वोटिंग करना है। तब ऐसी स्थिति में जो उपराष्ट्रपति है वो अपना वोट दे सकता है। तो ये कैसे कौन कौन कर सकते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा कर सकता है, स्पीकर ऑफ राज्यसभा कर सकता है ऐसा। तो वाइस प्रेसिडेंट ये राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। इसे प्रेसिडेंट के द्वारा शपथ दिलाई जाती है, उसके ये रिजाइन भी प्रेसिडेंट को देगा। और ये अनुच्छेद 67A में लिखा हुआ है और 66A में इसके इलेक्शन के बारे में लिखा हुआ है, जो कि इनडायरेक्ट होता है। टोटल MP ऑफ लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर इसमें भाग लेते हैं। टेन्योर इसका 5 साल का होता है। पुनः निर्वाचन हो सकता है, यानी कोई व्यक्ति एक बार बन चुका है उपराष्ट्रपति तो वो दोबारा भी बन सकता है। मिनिमम एज इसकी 35 साल पूरी होना चाहिए। और ये जो एज है 35 साल, ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो हाई कोर्ट के जो चीफ जज हैं उनके लिए होती है। तो यानी कि जो प्रेसिडेंट के लिए जो हैं और जो हाई कोर्ट के हैं उनके लिए 35 साल पूरा करना है। मैक्सिमम एज में इसमें नो लिमिट है। सैलरी इसकी भारत की संचित निधि से दी जाती है, जो कि 4 लाख, और ये एज अ उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं दी जाती। ये सैलरी दी जाती है सिर्फ राज्यसभा के सभापति होने का के तौर पर दी जाती है, उपराष्ट्रपति के तौर पर से नहीं दी जाती। और अनुच्छेद 66(3) में इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया, ये सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। जैसे MP ऑफ लोकसभा राज्यसभा है तो वो भी लाभ के पद में नहीं गिना जाता, लेकिन जो किसी सरकारी जॉब है तो वो लाभ का पद माना जाता है। तो एज इसकी 35 साल होनी चाहिए तभी ये हो पाएगा। और ये राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, लेकिन ये मस्ट बी एलिजिबल, लेकिन ये इतना योग्य होना चाहिए कि वो राज्यसभा का मेंबर बन सके, या मतलब राज्यसभा का मेंबर बन सके, भले ही राज्यसभा का मेंबर ना हो। दूसरा अनुच्छेद 67B में ये बताया हुआ है इसके हटाने के बारे में, इसे हटाया नहीं जाएगा। तो इसे अगर हटाना है तो 14 दिन पहले इसको बताना मतलब जो इसके लिए जो बिल लाया जाएगा वो राज्यसभा में लाया जाएगा और 14 दिन पहले इसको इन्फॉर्म किया जाएगा। फर्स्टली ये इसमें राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और इसमें जो राज्यसभा में ये प्रभावी बहुमत से इसे पास होना चाहिए। उसके बाद ये जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास होने के बाद राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। तो जिस मेजोरिटी की हम बात कर रहे हैं उस मेजोरिटी को देख लेते हैं। मेजोरिटी की होती है तो एक होती है सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत। तो सदन में जितने भी लोग उपस्थित हैं अभी मेंबर, तो वो वोटिंग करेंगे और वो मेजोरिटी है, वोटिंग में जो प्रेजेंट मेंबर है उनकी मेजोरिटी से आता है सिंपल बहुमत। तो जैसे कि 100 मेंबर अभी उपस्थित हैं सदन में और वो वोटिंग कर रहे हैं, तो 100 में से यानी 50 और उससे एक ज़्यादा वो होना चाहिए साधारण बहुमत। प्रभावी बहुमत में
कुल सीटों का आधे से एक ज़्यादा होना चाहिए। यानी इस सिंपल साधारण बहुमत में जो प्रेजेंट है उनके आधे से एक ज़्यादा, और जो प्रभावी बहुमत है उसमें जो टोटल सीटें हैं उनके आधे से एक ज़्यादा होना चाहिए बहुमत। यानी टोटल सीटें अगर 245 है और उन्हें खाली को छोड़ के, तो खाली अगर 5 है तो 5 छोड़ दी, बची 240। 240 के आधे से एक ज़्यादा होना चाहिए किसमें? प्रभावी बहुमत में। और तीसरा जो बहुमत आएगा वो होगा विशेष बहुमत, यानी स्पेशल मेजोरिटी। ये होता है 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए। यानी जो प्रेसिडेंट को हटाने में जो महाभियोग प्रक्रिया होती है उसमें हम इसी को अपनाते हैं। तो इसमें 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए किसकी? टोटल मेंबर होते हैं उनकी, और जो प्रेजेंट मेंबर हैं उनकी। दरअसल ये जो है जो स्पेशल बहुमत, ये भी 3 प्रकार का होता है। तो इसे हम देख लेते हैं ये 3 प्रकार का किस तरह का होता है। तो पहला स्पेशल मेजोरिटी है जिसमें 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए और टोटल मेंबर। इसका प्रयोग हम प्रेसिडेंट को रिमूव करने में करते हैं महाभियोग प्रक्रिया में, जो आर्टिकल 61 में दिया गया है, जिसमें जो टोटल मेंबर हैं उनका 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए। यानी 2/3 भाग जब उसमें से राजी होंगे तब उनको हटाया जाएगा। और दूसरी जो स्पेशल मेजोरिटी है वो होती है 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट मेंबर। जो अभी प्रेजेंट है उनका 2/3 होना चाहिए, और जो वोटिंग दे रहे हैं उसके बाद जो टोटल मेंबर है उनका भी 2/3% उसमें राजी होना चाहिए। इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? जब हमारा संविधान संशोधन होता है आर्टिकल 368 के तहत, तब हम इसको, तो इसमें जब आर्टिकल करें तो जो प्रेजेंट अगर 100 मेंबर हैं और टोटल 200 है तो इसका भी है, इसका भी 2/3 जब प्रेजेंट है तो इसका 2/3 सबसे पहले तो इसका बहुमत होना चाहिए। उसके बाद जो टोटल मेंबर उनसे लेंगे तो उसका भी 2/3 उसमें हित होना चाहिए, राजी होना चाहिए, तब जाके जो हमारा संविधान संशोधन होगा। तो ये इस तरह होता है, और दोनों में जिसकी संख्या अधिक होगी उसी से बिल पास होगा। यानी कि ये तो प्रेसिडेंट वालों को 2/3 मिल गया, लेकिन अगर टोटल का 2/3 नहीं मिला तो फिर, तो ये इसी के मेजोरिटी के साथ हम जो कैग का जो कैग का जो पद होता है उसको हटाते हैं। अगर किसी को हटाना है सी, तो उसको हटाते हैं। ऑल जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसी मेजोरिटी के साथ हम उनको रिमूव करते हैं। और तीसरा जो स्पेशल मेजोरिटी है वो है 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट वोटिंग मेंबर। यानी कि सिर्फ वोटिंग मेंबर जो अभी प्रेजेंट है उनका ही सिर्फ 2/3 दे दो, तो उससे भी उसी से ये काम चल जाता है। वो आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 के तहत ये होता है। अब इसी में हम देखते हैं इलेक्शन। तो जो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसमें सबसे पहले जमानत राशि का जमा करनी पड़ती है। ठीक है, ऐसे वाइस प्रेसिडेंट के लिए जमानत राशि देनी पड़ती है। लेकिन अगर किसी को राष्ट्रपति के लिए खड़ा होना है तो वो जाके सीधा अपना फॉर्म जाके दे नहीं सकता। उसके लिए सबसे पहले तो प्रपोजल देना पड़ेगा। यानी कि जो एमपी ऑफ लोकसभा और राज्यसभा के जो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उन्हें एमपी कहा जाता है, और जो राज्यसभा के जो मेंबर है उनको भी एमपी कहा जा सकता है, और जो विधानसभा उसके एमपीओ को एमएलए कहा जाता है। तो यानी कि अगर प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए एमपी और एमएलए 50 एमपी और 50 एमएलए कम से कम इसका नाम प्रपोजल के रूप में रखें, और उनके अलावा उन्हें छोड़कर, ये जो जिसने ये प्रपोजल के लिए नाम रखा उन्हें छोड़कर उनके अलावा 50 और एमपी और एमएलए इसके समर्थन में हों, तब जाके कोई राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। तो यानी कि जो प्रपोजल देंगे और जो उनके लिए समर्थन करेंगे वो दोनों अलग होना चाहिए। ठीक है, ऐसे वाइस प्रेसिडेंट के लिए 20 का है, तो 20 एमपी और लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपी हैं वो इसके लिए प्रपोजल दें, और उनके छोड़ के 20 एमपी और लोकसभा और राज्यसभा इसके लिए समर्थन करें। तो इनके लिए जो जमानत राशि होती है वो होती है 15,000।